जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर का पहला बजट यानी कि 2021-22 सुनाया। और अगर मैं राशि की बात करूं तो 1.08 लाख करोड़ का ये बजट है। अब इस बजट पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, वही जानने के लिए इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रविंदर शर्मा हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। रविंदर जी, बजट आ गया, पहला बजट है ये जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। भाजपा कह रही है कि बजट बहुत ही अच्छा है, संतुष्ट है। क्या कांग्रेस इससे संतुष्ट है? ये ना परसों आपको पता लगे कि भाजपा कह रही है कि अब ठीक हो गया, पहले ठीक नहीं था। वो अक्सर यही होता है, उनको बाद में समझ आती है कि हमने तो ताली बजानी है और हर बात में बजानी है, और बाद में जब लोगों का रोष आता है तो फिर वो कहते हैं नहीं ये गलत हो गया। फिर दूसरी बात जो प्रतिनिधि होती है तो कहते हैं ये इस बजट में नया कौन सा वो प्रावधान है। हर बजट के बाद दूसरे बजट में 15% इंक्रीज होती है। जम्मू कश्मीर का तो अस्तित्व मिटा दिया। जम्मू कश्मीर में आपने हर चीज़ नए सिरे से उसको बनाना है। रिक्रूटमेंट की वो हालत है। हम तो सुनते थे 1 लाख बच्चे जो हैं डेली वेजेस नीड बेस, उनके लिए प्रावधान होने वाला है कि उनको रेगुलाइज किया जाएगा। ये प्री बजट जो लीक मीडिया में किया जाता है उसमें आया था कि तमाम जो डेली वेजेस नीड बेस कॉन्ट्रेक्चुअल या वो लोग हैं उनका कोई भविष्य बदलेगा, एसपीओज हों, कहीं भी लोग हों। ऐसा तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। और डीडीसी का एक कंपोनेंट बड़ा है, बाकी तो प्रिंसिपल ये है एक बजट के बाद नेक्स्ट ईयर जब बजट जाते हैं आप 15% के करीब इंक्रीज तो होता ही है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है 1 साल के या 1.5 साल के अंदर, जितनी कीमतें बढ़ी हैं, आप उसी बजट को उसके साथ भी अगर कंपैरिजन करते तो ये बजट कुछ नहीं है। अच्छा, मैं कुछ आंकड़े अपने साथ लेकर आया हूं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। डीडीसी के लिए 200 करोड़ और बीडीसी के लिए 71.25 करोड़। सहमत हैं कि इससे ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हाल ही में बीडीसी और डीडीसी वालों ने धरने प्रदर्शन भी किए कि हमें एम्पावर कीजिए, हमें एम्पावरमेंट कीजिए, हमें पैसा दीजिए, हमें डेवलपमेंट करनी है। संतुष्ट हैं? देखिए, डीडीसी का मतलब है कि पूरे ज़िले को 20 ज़िले हैं जी, इसको डिवाइड करिए 20 ज़िले में और एक ज़िले को कितना बजट आए। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक ज़िले में 10 करोड़ से आप क्या करेंगे। उसमें तमाम सेक्टर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लान जो बनता था पहले, उसका आज डीडीसी हो गया। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसका नाम था, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल नाम रख दिया। तो 10 करोड़ रुपया एक साल के लिए एक ज़िले में होगा तो मैं नहीं समझता कि विकास की नदियाँ बहेंगी। और उसके अलावा स्टेट सेक्टर या बाकी सेक्टर होते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर 14 के में आप बांटे तो एक डीडीसी में 4-4 ब्लॉक भी हैं और 70 लाख रुपया कुल होगा साल का। तो उसमें कितनी सड़कें बनेंगी? तो जितना आप कह रहे थे उसके मुताबिक तो नहीं है। तो एक डीडीसी में अगर 70 लाख पॉपुलेशन भी है, जम्मू सूबे में 50,000 भी है और आपने 50,000 की पॉपुलेशन, तो उस पॉपुलेशन के 4-4 3-3 ब्लॉक, तो कम से कम 3-3 4-4 ब्लॉक हैं। यहाँ पे आप 70 लाख से, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा नरेगा में मिलता है। इसलिए डीडीसी को भी उस तरह से स्ट्रेंथ नहीं किया गया जो बड़े वादे और नारे किए जाते हैं। बीडीसी पे आते हैं 71.25 करोड़ रुपए, और अगर इसको हम डिवाइड करें तो कुल मिलाकर 225 बीडीसी हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, और जिसमें से एक की अगर मैं बात करूं तो 25 लाख एक के हिस्से में आएगा। यही मैं कह रहा हूं कि एक ब्लॉक के अंदर 25 लाख में साल भर में आपने 25 लाख दिया है, तो मैं नहीं समझता कि उस 25 लाख से एक ब्लॉक की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो सकेगी। पहले भी तो था, ये नया कुछ नहीं है। पिछले साल भी यही कहा गया था, उससे इंक्रीज कुछ नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा जो इस गवर्नमेंट का शोकेस था वो था कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। लेकिन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को उनके हाथ में बहुत मीगर अमाउंट है और काम बहुत बड़ा है, और उसी में उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, उन सारी चीज़ों के लिए भी उनके ऊपर बोझ पड़ता है। आपको पिलग्रिमेज से लेकर के शमशान घाट से लेकर के मंदिर तक हर चीज़ जो है वो, अब चूँकि एमएलए नहीं है, एमपी का कोई रोल नहीं,
वो सारा बोझ जो है वो डीडीसीज और बीडीसीज पे है। इसलिए ये आंकड़े देख करके वो उस पैमाने में एक एमएलए के पास, एमएलसी के पास 3 करोड़ रुपये आपने रखा था। आज अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 3, मेरे इलाके में 3 डीडीसीज हैं, तो आप हिसाब लगाइए कि एक एमएलए के पास 3 करोड़, तो उसका अपना पर्सनल फंड था, एमपी का 5 करोड़ अलग से। तो अगर 4 करोड़ रुपया एक इससे में आता, कहीं एमएलसी होता था वो भी होता था, तो डीडीसी और बीडीसी को मिला करके उनके पास 2 करोड़ भी नहीं बनता। अगर इस पैमाने पे जाएंगे, 70 लाख डीडीसी की कॉन्स्टिट्यूंसी अगर डिस्ट्रीब्यूट करें और 25 लाख बीडीसी, तो अगर 6 ब्लॉक हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी 7 ब्लॉक हैं, तो आप मुझे हिसाब लगाइए कि वो 2 करोड़ रुपया भी एनुअली बनता, तो पहले से घटा या बढ़ा। अगर पहले आपके एमएलए के पास ही 3 करोड़ था, 3 करोड़ एमएलसी के पास भी था, एमपी के पास भी जो है उसका शेयर बनता था कॉन्स्टिट्यूंसी का 20-50 लाख रुपया। आज ये ओवरहेड, अब बाकी चीज़ें हैं, लेकिन ये तो आपने दिया प्लान का पैसा, ये उनका सीडीएफ नहीं है कि वो मर्जी से खर्च पाएंगे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बैठ करके पैसा तय करना, डिसाइड होगा। इसलिए ये कहाँ पे लगेगा और किस तरीके से होगा, उसके अलावा और भी फंड्स होंगे, लेकिन ये उनके हवाले मीगर अमाउंट है। चलिए अब स्कूल और हायर एजुकेशन पर आते हैं। 1873 करोड़ की राशि है और ये कहा जा रहा है कि 523 करोड़ रुपए पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में बढ़ोतरी हुई है। इससे संतुष्ट हैं? नहीं, चलिए बात यह है कि ये एक रूटीन की बातें हैं कि पिछले साल या 2 साल पहले अगर ये था, तो 2 साल में मैंने कहा कि इतनी महंगाई बढ़ी है, उसी तरह से मीटर बढ़ा है ना, कोई नई वो बात तो नहीं हुई कि अगर पिछले साल आपके कमाई 1 लाख थी, इस बार 1.5 लाख हो गई, तो इतनी महंगाई हो गई तो आपने बढ़ाना ही है। ये एक पैमाना है बजट का, तो उसी पैमाने पे हम ये कहते हैं कि जो पैटर्न पहले था उससे हट करके कुछ नहीं है। मास वाइज हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि कोरोना के बाद जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो है हम जो चाहते थे कि हेल्थ सेक्टर मजबूत हो। आज भी कोरोना का दूसरा दौर शुरू हो चुका है और हमें बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कल देश को चेताया है कि कोरोना की संकट फिर बढ़ रहा है। और कोरोना के बीच में आपने देखा कि यहाँ टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज नहीं थी। जम्मू सूबे के अंदर आप देख लीजिए 1456 करोड़ दिए। वो ईद के बाद तंबे को क्या करना है। मैं कहता हूँ कि इतने लोग मर गए, इतने लोग दर दर रहे, इतने लोग कोरोना सेंटर में रहे। आज कोरोना का दूसरा फेज होगा, उन्होंने अब ये आ रहा है, लेकिन 7 साल तो आप कह रहे हैं नदियाँ बह रही हैं। 80,000 करोड़ का आंकड़ा भी हमको दिखाया था, वो 7 साल 5 साल 2015 से हमें तो कई बड़ी अजूबा तो नज़र नहीं आ रहा। जो प्रोजेक्ट यूपीए के टाइम जिस स्पीड पे चल रहे थे उसी स्पीड पे आज हैं। अगर आप देखेंगे रोड, ब्रिजेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो आप फीते काट रहे हैं, ये तो पुरानी सरकार के शुरू किए हुए काम ही थे। अभी 7 साल में कोई बहुत बड़ा एक जिला टनल बनना था, वो भी पिछली सरकार का 10,000 करोड़ का सेंक्शन था, उसका भी कहीं नहीं पहुंचा। ये प्रोजेक्ट सेंक्शन होते हैं, पैसा आता है, उसकी रफ्तार जो है वो हमें नज़र नहीं आई। लेकिन हेल्थ सेक्टर में मैं कहता था कि जम्मू सूबे के अंदर आपने महसूस किया कि एक लैब भी नहीं थी हमारे पास जो फुली इक्विप्ड हो। अभी भी दूसरे दिन आपको रिपोर्ट मिलती हैं, तीसरे दिन मिलती हैं। इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की ज़रूरत थी, जो कि एनआरएचएम में कांग्रेस ने बहुत बड़ा कुछ किया। आपने देखा कि जितने भी ये सारी चीज़ें आई नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जो प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह सरकार ने जो स्कीम चलाई थी, उसके मुकाबले में आज भी इनका कुछ नहीं है। आज जितने भी आप रूरल में हॉस्पिटल देख रहे हैं, पिछले 6 साल में या 10 साल में जो शुरू हुए थे, वही प्रोजेक्ट जो है आज कहीं पहुंच रहे हैं। रविंद्र जी, अगर मैं बजट पर की बात चल रही है और यही बजट अगर कांग्रेस को पेश करना होता जम्मू कश्मीर के लिए, तो उसका नज़रिया क्या होता, प्राथमिकताएं क्या होती, किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए बजट पेश किया जाता? बात यह है कि वो तो जब सरकार में होता है, वो जब देने वाला होता है, फिर वो सोचता है मेरी जेब में कितने पैसे, मैंने कहाँ से और उधार लेना या कहाँ से काटने हैं, और इस आदमी गरीब जिसका मैंने सब कुछ लूट लिया, इसको देना है। वो इस सरकार को सोचना चाहिए था कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देनी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सबसे बड़ा 8 लाख बच्चे तो अब टेस्ट दे रहे हैं 8,000 पोस्टों के लिए। एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर वो लोग जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, आपने उनको अनएम्प्लॉयड कर दिया, 15,000 इंजीनियर्स को। आपकी स्कीमें ऐसी हैं। फिर जो लोग
उनको हाफ एम्प्लॉयड को, जिसको अब 6 महीने में 3 महीने में एक बार तनख्वाह देते हैं दिवाली जब बैसाखी पे, 1 लाख का बोझ आपका है। 60,000 61,000 20 साल में हुए थे। आप तो कहते हैं कि पिछली सरकारों का पाप है, ठीक है, क्योंकि पिछली सरकारों ने अगर ट्यूबवेल बनाया तो उसको चलाना भी था किसी मैकेनिक ने। जब तक आप सिलेक्शन करते तो आपने नीड बेस्ड डेली वेजर की ज़रूरत है उसको रखा। आपके डाक बंगलों बने हैं तो उसके लिए अगर लड़के 24 साल हो गए, वो आपको याद नहीं आता कि इनको भी तनख्वाह देनी है। मुझे बता रहे थे 70 महीने की तनख्वाह रेगुलाइजेशन हो। और मैं समझता हूँ हेल्थ और एजुकेशन ये मेजर सेक्टर हैं जिनको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए कि आप वेट कर सकते हो। बाकी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आप एक पावर सेक्टर में 2728 करोड़ बिजली का निजीकरण भी हुआ है, इस पर क्या कहना है? देखिए, पावर सेक्टर का सारा बोझ आज लोग जो है भुगत रहे हैं। आपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ कर दिया, उसमें एम्प्लॉयज़ भी तंग हैं, डेली वेजेस जो हैं वो लोग जो है वो भी उस पर एहतियात करें कि हमारा फ्यूचर डार्क में है। लेकिन पावर सेक्टर में अभी भी आप देख लीजिए कि रूरल एरिया में 15-15 दिन ट्रांसफार्मर जल जाता नहीं लगता। बहुत बड़ी गैप है। शहर में यहाँ उनको पता है कि शोर डलता है, यहाँ दूसरे दिन शाम को नहीं सुबह ट्रांसफार्मर लगेगा। वो भी इंसान है जिनको 15 दिन के बाद भी ट्रांसफार्मर जो है, गर्मी है, सर्दी है, बूढ़ा है, बीमार है, लेकिन तो ऐसी हैं जहां पर 3-3 महीने तक बर्फ रहती है और बिजली गुल होती है, बिल्कुल, लेकिन मीटर चालू रहता है। तो है आप किराया ले रहे हैं लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कोई सुविधा नहीं दे रहे, तो आपको फिर रेगुलर पावर सप्लाई इंश्योर करनी चाहिए। लोग रो रहे हैं, उनके इतने इतने बिल आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हम कहाँ से दें। कोरोना के बीच में, कोरोना से उनका घर का रोजी रोटी नहीं चली, तो आपकी एमनेस्टी के बाद भी वो लोग बिजली का किराया नहीं दे पाए। आपको ये भी देखना चाहिए थी, आपने एमनेस्टी दी लेकिन कोरोना आ गया तो उसको बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से आप हर सेक्टर से तो टैक्स ले रहे हैं और टैक्स पे टैक्स डाल रहे हैं। जल शक्ति बना दिया, वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। पानी का भी आप बढ़ाएंगे, बिजली का भी बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स भी करेंगे और उधर से आप सुविधा नहीं देंगे। इसलिए ये थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स जरूर रखे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि मेजर प्रायोरिटी सेक्टर्स होने चाहिए थे। यहाँ टूरिज्म बैठ गया, ट्रेड बैठ गया, ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ नहीं है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपका बैठा हुआ है क्योंकि टूरिस्ट नहीं आता, पिलग्रिम नहीं आते। तो ये सारी कोरोना की महामारी के बीच में इस बजट में वो प्रावधान होने चाहिए थे। हम ये नहीं कहते, कुछ कुल मिला करके कुछ बजट में कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये एक रूटीन का बजट है जो पिछले बजट से इन्फ्लेशन के हिसाब से बताया था। आज आपका जो 6,000 का या 4-5,000 का बजरी और रेत का ट्रक था, आज 20,000 का है। तो 5 गुना उसकी, अगर आज 1 लाख पिछले साल था, आज 5 लाख होना चाहिए था। पिछले साल अगर 50 करोड़ का 50 लाख का था तो आज 2.5 लाख करोड़ का होना चाहिए था, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन कितने गुना बढ़ी है उसके मुताबिक जो है वो आपका बजट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन उस तरह की इंक्रीज नहीं। और फिर आपने यूटी भी बनाया, आपने 370 को तोड़ा, स्टेट को तोड़ा। तो यहाँ पे जो हालात डिस्टर्ब्ड हैं उन लोगों के लिए आपको बाकी स्टेट्स का थोड़ा थोड़ा शेयर कहीं से निकाल के, सेंट्रल बोर्ड से निकाल के, तो जम्मू कश्मीर की मदद ज़्यादा करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रहा। चलिए, तो कांग्रेस संतुष्ट नहीं है इस बजट से, कह रहे हैं कि ये तो एक रूटीन बजट है। जिस प्रकार से पहले बजट आया था तो उसी पर कुछ परसेंट जो है वो इजाफा किया है। ये तो रूटीन हर बजट में होता ही होता है। जम्मू कश्मीर की प्राथमिकता को समझना चाहिए था केंद्र सरकार को और उसके बाद ये बजट पेश करना चाहिए था। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।